साल था 1987 और जगह श्रीलंका के घने जंगल। एक तरफ जहां ये इलाका जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के खूंखार विद्रोही मौत बनकर यहां कुछ सिपाहियों के पीछे पड़े थे। ये सिपाही थे इंडियन आर्मी के जाबाज कमांडो, जो श्रीलंका में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने उतरे थे। हालांकि इनका मकसद श्रीलंका में शांति को लाना था, लेकिन विद्रोहियों को चुप कराने की कोशिश में कब ये मिशन एक खूनी ऑपरेशन में बदला पता ही नहीं चला। एक तरफ तो श्रीलंकन गवर्नमेंट देश की शांति के लिए इंडियन कमांडो से आस लगाए बैठी थी, वहीं इस मिशन में इंडियन आर्मी को भी एक ऐसा झटका मिला कि यह जख्म आज भी उनके लिए वैसे का वैसा ही है। ये पहली बार हो रहा था जब इंडियन आर्मी को इतनी बड़ी शिकस्त मिल रही थी, और वो भी केवल विद्रोहियों से। सोचने वाली बात थी कि जो इंडियन कमांडोज सियाचिन की गला देने वाली ठंड में भी जीत दर्ज करने में सफल थे, वो आखिर श्रीलंका में क्यों हार रही थी? आखिर वहां ऐसा क्या था? और इससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर श्रीलंका में ऐसा भी कौन सा बवाल आ गया था जो उसे भारत के कमांडो की जरूरत पड़ रही थी? ये ऑपरेशन पवन आखिर था क्या, और क्यों ये भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा फेलियर बनकर उभरा था? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। 11 अक्टूबर 1987 ये वो दिन था जब इंडियन कमांडोज ने श्रीलंका की जमीन पर ऑपरेशन पवन को एग्जीक्यूट करने का ऑफिशियल प्लान डिजाइन कर दिया था। इसके तहत भारतीय कमांडोज पर जिम्मेदारी थी कि वो कैसे भी करके श्रीलंका में एक्टिव LTTE नेटवर्क को जड़ से बर्बाद कर दे। श्रीलंका में LTTE थे कौन, और इस प्लान की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, ये जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात 1983 की है। तब श्रीलंका में दो तरह की आबादी रहती थी। पहली तमिल आबादी और दूसरी बहुसंख्यक सिंहली लोग। ये दोनों ही कम्युनिटीज अपने भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन के दम पर एक दूसरे को अलग देखते थे। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका की सरकार में बैठे लोग सिंहल ही थे, जिससे इस देश में डोमिनेशन सिंहलियों की थी। एक वक्त तो तमिलियन लोग चुपचाप इस भेदभाव को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ अत्याचार बढ़े, वैसे वैसे इसके खिलाफ तमिलियंस ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, और अन्याय की इसी आंधी ने श्रीलंका को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। LTTE ये नाम तब श्रीलंका के कोने कोने में गूंजने लगा था, क्योंकि यही वो ग्रुप था जो उस वक्त सिंहली गवर्नमेंट के खिलाफ तमिल लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता था। LTTE को सब लोग लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम के नाम से जानते थे, और श्रीलंका में तब इनकी पहचान एक विद्रोही गुट के रूप में होने लगी थी। साल 1983 से 86 आते आते श्रीलंका में हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि श्रीलंकाई सेना के साथ तब LTTE की झड़पों में सिंहली और तमिल दोनों ही समुदायों के नागरिक घायल होते थे। एक तरफ तो इससे देश कमजोर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ LTTE ने श्रीलंका के उत्तर में मौजूद जाफना पर अपना कंट्रोल कर लिया था। कुल मिलाकर कई मोर्चों पर तब श्रीलंकन आर्मी और सरकार हार गई थी, और LTTE का स्ट्रॉन्गर कंट्रोल देश के कई हिस्सों में होने लगा था। इसी के तहत LTTE के विद्रोही तक हर रोज सिंहली लोगों को निशाना बनाते और कई सैनिकों को भी मार देते। उनका मकसद था कि वो तमिल लोगों के लिए अब एक अलग देश बनाकर ही रहेंगे, और अपने इसी सपने को सच बनाने के लिए वो रोज श्रीलंका में सैकड़ों लोगों को मार रहे थे। पूरा प्रायद्वीप जल रहा था और दुनिया चुपचाप इस तमाशे को देख रही थी। जाहिर था कि दुनिया के बाकी देशों के लिए तो श्रीलंका का कोई मोल नहीं था, और वहां हो रहे अनरेस्ट से सुप्रीम पावर को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भारत कैसे अपने पड़ोस में ही जल रही सिविल वॉर की आग पर चुप बैठ सकता था? ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि LTTE जिस आजाद देश को बनाने का सपना देख रहा था, उसमें एक हिस्सा तमिलनाडु के भी था। अब भारत ये कैसे होने दे सकता था? ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ था। श्रीलंका सरकार की कम होती हुई पावर के बीच भारत ने फैसला किया कि भाई वो इस मुश्किल घड़ी में चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो सीधे साधे इस युद्ध में नहीं कूदना चाहता था, लेकिन उसका मकसद श्रीलंका में दोनों कम्युनिटी के बीच शांति को स्थापित करना था। इसलिए 1987 के जुलाई के महीने में भारत ने यह फैसला किया कि वो श्रीलंकन सरकार के साथ अग्रीमेंट करेगा। ये अग्रीमेंट था इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड, जिसे 29 जुलाई 1987 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने साइन किया था। इसके तहत ये तय हुआ कि भारत अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका के जाफना में उतारेगा। इसका मकसद श्रीलंका की सरकार की तरफ से युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि इन्हें जाफना को लिट्टे LTTE से मुक्त कराने के लिए भेजा गया था। ऊपर से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यह सख्त हिदायत थी कि वो मिलिटेंट्स को पीसफुली डिसआर्म करेंगे, ताकि श्रीलंका में एटलीस्ट गृह युद्ध की सिचुएशन तो खत्म हो सके। लेकिन जो भी इंडियन मिलिट्री ने सोचा हुआ था, ये उसके उलट ही हुआ। आगे आने वाले 2 सालों में LTTE और IPKF के बीच
ऐसी पैटल छिड़ी जो भारत की सेना के लिए एक बुरा सपना बन गई। इसकी सबसे पहली शुरुआत पलाली शहर से हुई थी। ये वही जगह थी जहां से भारत का ऑपरेशन पवन शुरू हुआ था। दरअसल यहाँ के पलाली शहर में भारतीय सेना के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF का बेस कैंप था। यहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में चल रहे विद्रोह प्रदर्शन को थामने की कोशिश कर रही थी और यही वो कैंप था जहां से जाफना क्षेत्र और श्रीलंका के मेलैंड के बीच कांटेक्ट भी स्टैब्लिश होता था। अब जाफना शहर में जाफना यूनिवर्सिटी थी जिसे विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए इस्तेमाल करता था। माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने कब्जा ही इसलिए किया था ताकि वो यहाँ से अपनी सारी एक्टिविटीज को धड़ल्ले से चला सके। लंबे समय तक ऐसा ही हुआ था, लेकिन 11 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के टॉप कमांडर्स की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन डिजाइन किया। ऑपरेशन का मकसद था कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के टॉप खूंखार कमांडर्स को मीटिंग के दौरान वहीं ढेर कर दिया जाए। अपने ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना ने 120 कमांडो को तैयार किया। ये वो कमांडोज थे जो किसी भी देश में जाकर मुश्किल हालात में युद्ध करने में सक्षम थे। कमांडोज के साथ बैकअप के तौर पर 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री की 60 जवानों को भी श्रीलंका भेजा गया ताकि मिशन में कोई चूक ना हो। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। कहते हैं कि यह भारतीय सेना का एकमात्र ऐसा मिशन था जिसमें बिना रणनीति बनाए और बिना कोई खास ब्लूप्रिंट बनाए ही सेना लड़ने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन ऑपरेशंस के प्रेशर में कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम नजरअंदाज कर दी गई थी। खैर, जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो उड़ान भरने से पहले सभी कमांडोज ने अपना युद्ध नारा दुर्गे भवानी की जय लगाया और रात 1 बजे 2 MI हेलीकॉप्टरों के साथ ये कमांडो जाफना के लिए निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए जब वो मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे तब अभियान को गुप्त रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सारी बत्तियां बुझा दी गई। लेकिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ये काफी नहीं था। योजना के तहत कमांडो और सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से श्रीलंका शहर के जाफना यूनिवर्सिटी के पास मैदान में उतारा जाना तय हुआ था और जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी वो पैरा कमांडर्स थे। नीचे उतरकर उनका काम ये था कि वो बाकी कमांडो को उतरने के लिए ड्रॉप जोन तलाश करेंगे ताकि कमांडो की अगली खेप को सुरक्षित उतारा जा सके। लेकिन जब दो कड़ी में हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतरने लगे तो उनकी तरफ तेज फायर आया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स की आवाज में सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने दूसरे हेलीकॉप्टर्स के लिए रोशनी करने की कोशिश की तो उन पर इतना तेज फायर आया कि उन्होंने ऐसा करने का इरादा ही छोड़ दिया। इसकी वजह से जब हेलीकॉप्टर्स की दूसरी टीम आई तो उन्हें दिखा ही नहीं कि उन्हें उतरना कहाँ है। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। उन हेलीकॉप्टर्स पर 53 कमांडोज सवार थे। जब ये कुछ समय बाद वापस आए तो इन पर इतनी जबरदस्त गोलीबारी हुई कि हेलीकॉप्टर्स में बड़े बड़े छेद हो गए। इसके साथ ही जब सभी कमांडोज रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे तो उनमें से एक के पैर में रस्सी का फंदा तक फंस गया। रात के अंधेरे में ये देखना तक मुश्किल हो गया कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, जैसे तैसे मैनेज करते हुए भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी जंग बाकी थी। इतनी आसानी से LTTE के मिलिटेंट कहां उनके हाथ लगने वाले थे। हालांकि सेना के दिमाग में था कि भारतीय कमांडो ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संगठन के आतंकियों को खत्म कर देंगे और साकुशल भारत लौट आएंगे। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़े उन पर 3 तरफ से गोलियां बरसने लगी। एक तरफ तो भारत के 50 कमांडो पहले ही वापस लौट चुके थे, ऊपर से महज 40 ही कमांडो थे जिन पर पूरे मिशन को सफल करने का बोझ आ गया था। कुल मिलाकर लिट्टे की प्लानिंग काम कर गई। उन्होंने पूरी तरह से सैनिकों को घेर लिया क्योंकि कमांडो अभी भी पोजीशन पर फिक्स नहीं थे। इधर लिट्टे को पता था कि अगली खेप जरूर आएगी, इसलिए उसने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया था। लिट्टे का अगला कदम था अब जो हेलीकॉप्टर आएगा उस पर आते ही मशीन गन से हमला कर धाराशायी किया जाए। आगे हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही हेलीकॉप्टर आया भारी हथियारों और मशीन गन से हमला शुरू कर दिया गया। हमले में पायलट घायल हो गए, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए किसी तरह कमांडो की टुकड़ी को नीचे उतार दिया गया। इस बीच लिट्टे के स्नाइपर्स कमांडोज को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। इंडियन आर्मी की प्लानिंग फेल हो गई थी। भारत के लिहाज से अगर देखें तो कुछ भी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो पा रहा था। 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान भी समय पर नहीं पहुंचे थे। वहीं जितने भेजे भी थे वो भी लिट्टे की भेंट चढ़ चुके थे। ले देकर केवल कुछ ही कमांडो बचे थे और मानना पड़ेगा कि इन्होंने लिट्टे से फिर भी हार नहीं मानी। ये अपनी आखिरी दम तक लड़ते रहे हैं। ये लड़ाई 22 घंटे से ज्यादा समय तक चलती गई। इसमें 6 पैरा कमांडोज मारे गए, वहीं 35 से अधिक बाकी जवान मारे गए। यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि लिट्टे संगठन को ऑपरेशन पवन के बारे में पहले से ही जानकारी थी।
तभी तो लिट्टे ने रातों रात जाफना यूनिवर्सिटी को एक हमले के किले के रूप में तब्दील कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शायद लिट्टे के लड़ाकों ने भारतीय और श्रीलंका सेना के रेडियो सिग्नल पकड़ लिए थे। सिग्नल को डिकोड करके उन्होंने जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान इंडियन आर्मी नहीं जानती थी कि LTTE को कमांडो की प्लानिंग का पता है। यहाँ तक कि श्रीलंकाई सेना को भी लिट्टे संगठन की अंदरूनी तैयारियों के बारे में पता नहीं था। इसलिए इस मिशन में इंडियन आर्मी को एक बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। और ये केवल एक दिन ही नहीं था जब इंडियन आर्मी फेल हुई, बल्कि अगले 2 सालों तक जब तक श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति रही, तब तक इंडियन आर्मी को यहाँ भारी नुकसान हुआ। तमिल इलम का गुरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसी टेक्निक थी जहां भारतीय जवान कमजोर पड़ जाते थे। ऊपर से तमिल विद्रोहियों की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि उन्हें मौत का डर नहीं था। वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे और इस बीच उनके रास्तों में जो आता था वो उसे खत्म करते चले जाते थे। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के तकरीबन 1200 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 3000 सैनिक घायल हुए थे। आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही जनता इसे अब भूल चुकी है, लेकिन सैनिक अभी तक इसे याद रखते हैं। वहीं श्रीलंका की अगर बात करें तो अंत में यहाँ सिविल वॉर LTTE के घुटने पर आने से ही खत्म हुई। आखिर में संगठन की कमर टूट चुकी थी और उसका टिकना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि लिट्टे का मुखिया जंगलों में छिपकर बैठा था और उसने अलामपिल को कब्जे में ले लिया था, लेकिन वो अपने सपने को हासिल नहीं कर पाया। इस सिविल वॉर को हालांकि फर्क सबसे ज्यादा श्रीलंका को पड़ना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तभी तो हमने अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी खो दिया था। तो ये थी भारत के सबसे खूंखार और सबसे मुश्किल मिशन ऑपरेशन पवन की कहानी, जहां इंडियन आर्मी को एक बड़ी हार मिली थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।